हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। आपके यहाँ कैसी ठंड है? थोड़ा जानकारी ठंड की भी हमें देंगे कि आप लोग किस ठंड में गुजर बसर कर रहे हैं। और आइए हम आपको क्लास 12 का चैप्टर 14 चैप्टर हम आज बताएंगे वन शॉट में। और ये वन शॉट जो होगा वो कम समय के लिए होगा, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए होगा। तो आइए मेरे बच्चों, मैं बताता हूं क्लास 12 का चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। अब देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग, ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल। और इसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसको बोलते हैं तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द का जो उपयोग किया है वो एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया अर्नेस्ट हैकेल और इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया एजी टांसले। क्लियर है? इकोसिस्टम की परिभाषा भी जान लें। इकोसिस्टम कहते किसे हैं? तो मेरे बच्चों, इकोसिस्टम बोलते हैं कि किसी भी आवास में निवास करने वाले जीवों का उस आवास के अजैविक वातावरण के साथ जो आपसी संबंध होता है, हम उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर है? फिर आइए दोबारा हम सुना देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, लिखा देते हैं आपको कि किसी भी आवास में निवास करने वाले जीवों का उस आवास के अजैविक वातावरण के साथ आपसी संबंध के अध्ययन को इकोसिस्टम कहा जाता है। क्लियर है? अब इकोसिस्टम जो होते हैं, उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में पहले हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो ओवरव्यू है वो आपको इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, फिर प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, उसके बाद जो है आपको इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, न्यूट्रिशन साइकिल है और लास्ट में है इकोसिस्टम सर्विस। ये इसका ओवरव्यू है इस चैप्टर का। तो आइए हम पहला शुरू करते हैं स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो देखिए, इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट भी होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा, ये मिल करके जो स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। और इसके अंतर्गत जो फंक्शन होंगे वो फंक्शन इकोसिस्टम के कार्य होंगे। तो हम लोग पहले इकोसिस्टम को 3 भाग में बांटे। हम लोग टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हम बताते हैं कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम में जो होता है वो 3, एक हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम, दूसरा हो जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम और तीसरा हो जाएगा मैन मेड इकोसिस्टम, मानव निर्मित। मतलब एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। मतलब इकोसिस्टम होंगे 3 और ये तीनों इकोसिस्टम में आपको जैविक घटक भी होंगे और अजैविक घटक भी होंगे। और इसके मिल करके जो इसका जो रिलेशन का, संबंध का जो हम अध्ययन करते हैं वही इकोसिस्टम कहलाता है। क्लियर है? इकोसिस्टम 3 टाइप का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। स्थल के जीव का स्थलीय वातावरण के साथ आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन कहलाएगा हमको लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब देखिए, अगर हम पानी में हैं, पानी में जलीय आवास के जीव है और जलीय आवास के जीव का जलीय वातावरण के साथ हम उसका रिलेशन अध्ययन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब अगर मानव निर्मित जो मनुष्य बनाते हैं, जैसे खेत हो गया, बागीचा हो गया, तालाब हो गया, ये मनुष्य निर्माण करते हैं। तो मनुष्य जब इसको निर्माण करते हैं तो इसको बोलते हैं मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर हो गया? इसमें भी होगा जो जीव होगा, जैविक घटक भी होगा, अजैविक घटक होगा। कोई भी इकोसिस्टम होगा मेरे बच्चों, कोई भी इकोसिस्टम हो उसके अंदर जैविक और अजैविक घटक होंगे और उसके अंदर कोरिलेशन होगा, उसके अंदर इंटरेक्शन होगा, रिलेशन इंटरेक्शन होगा और वो अपनी जीवन निर्वाह करेगा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होंगे, तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट में पहले समझ लीजिए कि बायोटिक एबायोटिक होता है। बायोटिक एबायोटिक, बायोटिक के अंतर्गत सभी जीव आते हैं, पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, सूक्ष्मजीव भी आएंगे। एबायोटिक के अंतर्गत आ जाएगा जो है ताप, दाब, आर्द्रता, प्रकाश, जल, वायु, मृदा इत्यादि।
ये सब के सब आ जाएगा, नॉन लिविंग फैक्टर हो जाएगा, और लिविंग में आ जाएगा आपको ऑल प्लांट, ऑल एनिमल्स और माइक्रोब्स आ जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है, तो इस चैप्टर में इकोसिस्टम कंपोनेंट को हम यहाँ बांटते, 4 टाइप में बांटते हैं, 4 कंपोनेंट में। एक प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिशन साइकिल। ये जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, तो हर एक पौधे में इकाई समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ध्यान से सुनिए, हर एक पौधे में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होता है, क्या होगा, भोजन का निर्माण होगा। तो इसमें फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे में फोटोसिंथेसिस के द्वारा बायोमास जो उत्पादन के, बायोमास उत्पादन की जो दर होती है, तो बायोमास उत्पादन के दर को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी भी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है हरे पौधे के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, हम उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का उपयोग शाकाहारी जंतु करेगा, और शाकाहारी जंतु हो जाएगा निम्न मांसाहारी जंतु के लिए उत्पादकता काम करेगा, तो शाकाहारी जंतु जो होता है वो शाकाहारी जंतु हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? अब देखिए डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है कि माइक्रोब्स के द्वारा मरे सरे गले जीवों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे कंपोनेंट में या छोटे छोटे जो मोलिक्यूल्स है उसमें तोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीव को डिकम्पोजर कहते हैं। क्या बोलेंगे? फिर सुन लीजिए आप, मरे सरे जीवों को छोटे छोटे अणुओं में, पार्टिकल में तोड़ने की क्रिया कहलाएगा डिकम्पोजिशन। और इसमें भाग लेने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं डिकम्पोजर। क्या कहलाएंगे? डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन जो है ये अपघटन की क्रिया होती है। अब आइए एनर्जी फ्लो। ये एनर्जी फ्लो क्या होता है? तो एनर्जी फ्लो जो होगा, एनर्जी फ्लो में हम लोग देखते हैं कि एनर्जी फ्लो में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा के स्थानांतरण से पहले आप जान लीजिए फूड चेन होता है, फूड चेन और फूड वेब। एक होता है फूड चेन और एक होता है फूड वेब। आहार श्रृंखला और आहार जाल। तो किसी इकोसिस्टम में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच जो भोजन की श्रृंखलाएं बनती है, हम उसे बोलते हैं फूड चेन या आहार श्रृंखला। जैसे देखा जाए, जैसे देखिए आप, ये प्लांट है, ये ग्रास है, ये ग्रास, इसको इंसेक्ट खा जाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को खा जाएगा ईगल खा जाएगा, ये बाज खा जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं ये ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। तो ये जो श्रृंखला बनती है, देखिए ये फूड चेन में ग्रास इसको खा गया इंसेक्ट को खा गया फ्रॉग को खा गया स्नेक को ईगल। तो ये जो विभिन्न पोषी स्तरों के बीच भोजन प्राप्ति के लिए जो श्रृंखला बनती है, हम उसी को फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आइए फूड वेब। ये फूड वेब जो होता है, फूड वेब जो आहार जाल कहलाता है। यहाँ आहार जाल में होता है कि एक ही प्लांट या उत्पादक पर कई जीव निर्भर करते हैं। जैसे कि प्लांट है, इसको डियर खा गया, ये लाइन खा गया। और इसको देखिए इंसेक्ट है, बर्ड को ईगल खा गया। ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये प्लांट को गॉट खा जाएगा, गॉट को लाइन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं
कि एक ही प्रोड्यूसर पर कई जो पोषी स्तर है वो निर्भर है, तो हम इसको बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि एक ही उत्पादक पर जब विभिन्न पोषी स्तर निर्भर करते हैं और उसके बीच बने जो आहार श्रृंखला जाल के समान प्रतीत होती है, तो हम उसे आहार जाल कहते हैं, आहार जाल, फूड वेब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें जो यहाँ पर हम लोग एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो में हम देख रहे हैं कि हरा पौधा, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये सनलाइट है, ये सन है, यहाँ से निकलेगा, लाइट निकलता है, सूर्य का प्रकाश निकलेगा, ये सीधा आएगा प्लांट पर, ये प्लांट पर आ गया, प्लांट पर, और प्लांट से यहाँ पर क्या होगा, हर्बीवोरस शाकाहारी जंतु हो गया, और शाकाहारी जंतु से हो गया फिर मांसाहारी जंतु, कार्निवोरस। तो अब इस तरह से सूर्य के प्रकाश जो सनलाइट है वो आ गया प्लांट्स में, और प्लांट्स का उपयोग जब हर्बीवोरस शाकाहारी जंतु किया तो ये एनर्जी यहाँ आ गया, और ये एनर्जी फिर यहाँ मांसाहारी में आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य से ऊर्जा आ जाएगा प्लांट में, प्लांट से जाएगा शाकाहारी में, और शाकाहारी से जाएगा मांसाहारी में, और मांसाहारी से जाएगा उच्च मांसाहारी में। इस प्रकार सूर्य से जो एनर्जी विभिन्न पोषी स्तर में गमन करते हैं, हम इसी को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, एनर्जी फ्लो कहते हैं। और आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इकोसिस्टम ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। आपको याद रखना है कि एनर्जी फ्लो में ऊर्जा जो एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में जाता है, और ये उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एनर्जी फ्लो है इसमें लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा प्रवाह में 10% लॉ का नियम दिया, 10% लॉ बताया कि प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा की प्राप्ति, मेरे बच्चों याद रखना है, ध्यान से सुनो कि ये एनर्जी फ्लो में प्रत्येक पोषी स्तर में एनर्जी की जो प्राप्ति होती है मात्र 10% के हिसाब से होती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग को देखना है न्यूट्रिशन साइकिल। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आइए अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन साइकिल को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है और इसको तैयारी भी करना है। और आप लोगों को हम जानकारी दे देते हैं कि प्ले स्टोर पर आप जब प्ले लिस्ट हम जारी किए हैं, प्ले लिस्ट जारी किया, उसमें एनसीईआरटी बुक से पहला चैप्टर से लेकर के हम 13 चैप्टर तक डाल चुके हैं। आज 14 का हो जाएगा, और 15 और 16 2 चैप्टर भी हम इस पर डालेंगे। जिस बच्चों को छूट जाए, चूँकि ठंड ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति में कुछ बच्चे लापरवाही अभी भी कर रहे होंगे, तो लापरवाही नहीं करना है। यूट्यूब चैनल पर जा करके पिछले लेक्चर्स को भी और पिछले चैप्टर का वन शॉट को भी देखना है, और देख करके उसका रिवीजन करना है, और इसको बराबर लेना है, और ना बराबर इसकी तैयारी में लगे रहना है। और एक जानकारी हम आपको देते हैं कि आप कम समय में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप ठंड का परवाह किए बगैर, ठंड से बचते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन प्रयत्नशील रहे। तो आइए मेरे बच्चों, मैं बताता हूं आपको न्यूट्रिशन साइकिल होता है कि पोषक तत्व चक्रण मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पौधे में नाइट्रेट की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रेट कहाँ से आएगा? वायुमंडल के नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा पहले नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट पौधे में जाता है, पौधे का उपयोग जंतु करते हैं, तो ये नाइट्रेट चला गया जंतु में, और फिर जंतु से विकारीय पदार्थ के रूप में या फिर मरने के बाद अपघटन के फलस्वरूप ये नाइट्रोजन मुक्त होकर के पुनः वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व का चक्र आते हैं, और इस चक्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है
N2 साइकिल, N2 साइकिल पढ़ना है, N2 साइकिल है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल पढ़ना है, कार्बन साइकिल। और उसके बाद पढ़ना है फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। हम इसको सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं, फॉस्फोरस साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। आप एक साइकिल को ध्यान से देखिए, ये N2 साइकिल है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन आ जाएगा प्लांट में, ये आ जाएगा प्लांट में। कैसे आएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये चला है प्लांट में। अब प्लांट में आने के बाद अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स, एनिमल्स ये चला है एनिमल्स में। और एनिमल्स के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स का उपयोग कर लिया एनिमल्स। अब ये नाइट्रोजन चला है एनिमल्स में। अब एनिमल्स से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन मुक्त होगा, या फिर मरने के बाद जब डिकम्पोज हो जाएगा तो नाइट्रोजन मुक्त होकर के वायुमंडल में चला जाएगा। इस तरह से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विभिन्न चरणों से होता हुआ पुनः वायुमंडल में पहुंचने की क्रिया को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और यहीं पर आप लोग याद रख लीजिए कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में चूंकि माइक्रोब्स भाग लेते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये सब जो जीवाणु भाग लेते हैं, इसलिए हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी कहते हैं। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी कहते हैं। इसी तरह से कार्बन साइकिल है, तो कार्बन वायुमंडल में कार्बन जो होता है वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। तो अब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न चरणों से होता हुआ फिर पहुंचेगा वायुमंडल में घूम करके, तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? कार्बन चक्र कहलाएगा। और उसी तरह से होगा फॉस्फोरस के, पहाड़ों के चट्टानों में सेडिमेंटेशन से फॉस्फोरस निकलते हैं और वो फॉस्फोरस वायु के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा आते हैं मृदा में, और मृदा से पौधा में, पौधा से फिर जंतु में, और जंतु के अपघटन के बाद फिर चला गया मृदा में। पहाड़ पर नहीं जाता, फिर मृदा में। फॉस्फोरस कहाँ चला गया? मृदा में। तो बात समझ में आ गया कि नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, और जिस तीनों को हम बोलते हैं न्यूट्रेशन साइकिल बोलते हैं। चलिए अब हम लोगों को देखना है, अगला टॉपिक हम लोगों को देखना है इकोलॉजिकल पिरामिड। आइए अब देखते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है कि इकोसिस्टम में विभिन्न जो आहार श्रृंखलाएं होती है, इकोसिस्टम में विभिन्न आहार श्रृंखलाएं होती है, उस आहार श्रृंखला की संरचना यदि त्रिभुजाकार रूप में बनती है तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड या फूड पिरामिड। फिर मेरे बच्चों एक बार प्यार से और ध्यान से सुनना है कि इकोसिस्टम में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की जो इकोसिस्टम में जो आहार श्रृंखलाएं हैं, उस आहार श्रृंखला की संरचना यदि पिरामिड के रूप में, त्रिभुजाकार संरचना के रूप में बनती है तो हम उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। या इकोलॉजिकल पिरामिड का दूसरा नाम है फूड पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड भी तीन प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ पिरामिड, नंबर ऑफ या पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा देखिए पिरामिड ऑफ
पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास। और तीसरा देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये तीन पिरामिड हो गया। इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार के हो गए, एक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सीधी सी बात है, अगर पिरामिड का निर्माण नंबर के आधार पर हो रहा तो नंबर पिरामिड, अगर पिरामिड हमारा बन रहा है बायोमास पर तो बायोमास पिरामिड, अगर पिरामिड बन रहा है एनर्जी के आधार पर तो एनर्जी पिरामिड। आप लोगों को याद रखना है कि ये दोनों पिरामिड जो नंबर पिरामिड है और बायोमास पिरामिड है, ये सीधा भी होगा उल्टा भी होगा। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे बच्चों, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये नंबर पिरामिड सीधा या उल्टा, तो जान लीजिए दोनों होता, सीधा भी होगा उल्टा भी होगा। बायोमास ये सीधा भी होगा उल्टा भी होगा, लेकिन एनर्जी पिरामिड सिर्फ सीधा होगा। एनर्जी पिरामिड क्या होगा? सिर्फ सीधा होगा। ये जो होगा वो सिर्फ ऐसा होगा, सीधा होगा, सीधा। लेकिन ये क्या होगा? ये सीधा भी होगा और उल्टा भी होगा, 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 ये सीधा और उल्टा दोनों होगा। ये सीधा उल्टा दोनों, ये सीधा उल्टा दोनों। लेकिन एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा, ऑलवेज अपराइट होगा। ये ठीक है, क्लियर बात है, समझ में आ गया ये पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखिए इकोलॉजिकल सक्सीजन, इकोलॉजिकल सक्सीजन, इकोलॉजिकल सक्सीजन, सक्सीजन। अब देखिए ये क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सीजन? इकोसिस्टम में जो ग्रेजुअली आपको लोअर से हायर की ओर, निम्न से उच्च की ओर, सिंपल से जो है कॉम्प्लेक्स की ओर, एनिमल हो या प्लांट हो, इसका डेवलपमेंट होता है, इसकी उत्पत्ति और विकास होता है। हम इसको बोलते हैं इकोसिस्टम होगा तो इकोलॉजिकल सक्सीजन, क्लाइमेट में होगा तो क्लाइमेटिक सक्सीजन कहलाएगा। और ये सक्सीजन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइड्रेक, एक होता है जीरेक। एक क्या हो जाएगा? एक हाइड्रेक सक्सीजन, हाइड्रेक सक्सीजन, और एक हो जाएगा जीरेक, सक्सीजन। हाइड्रेक सक्सीजन और जीरेक सक्सीजन। देखिए हाइड्रेक, कोई भी जला, सिंपल सी बात है, कोई जलाशय है और वो जलाशय 100, 200, 500, हजारों वर्ष के बाद, ठीक है, या हम कह दें कि 100, 200, 400, 500 साल के बाद कोई तालाब, कोई जलाशय यदि जंगल में परिणत हो जाए, ध्यान से सुनना है मेरे बच्चों, कि कोई भी जलाशय काफी लंबे समय के बाद जलाशय जंगल में परिणत हो जाए तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रेक सक्सीजन। समझ में आ गया? चूंकि पहले जलाशय था, जल भरा हुआ था, जल में जलीय पौधे, जलीय जंतु, जलीय कीट रहे होंगे, उनके मरने सड़ने गलने से नीचे बैठ गया होगा वो, फिर इसी तरह से धीरे 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 वो तालाब भरता चला गया, अब जलाशय भरता चला गया, बाद में छोटे घास उगे, फिर वो खत्म हो गए, फिर उसके बाद सर्प आया, सर्प के बाद फिर ट्री आया, अब छोड़ दिया गया, जंगल में परिणत हो गया। तो जो कई वर्षों पहले तालाब थे, जलाशय थे और आज जंगल में परिणत हो गए, तो इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेक सक्सीजन। क्लियर है? इसी तरह से आइए जीरेक सक्सीजन में, कोई जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, और मरुस्थल काफी सालों के बाद, कई सैकड़ों वर्षों के बाद वो मरुस्थल जंगल में परिणत हो गया, तो जंगल में परिणत हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरेक सक्सीजन। मरुस्थल जंगल में परिणत हो गया तो जीरेक, और जलाशय जंगल में परिणत हो गया तो कहेंगे हम उसको प्लांट सक्सीजन बोलेंगे, हाइड्रेक सक्सीजन बोलेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोगों को देखना है इसमें न्यूटन साइकिल हम बता ही चुके हैं। इकोसिस्टम सर्विस मेरे बच्चों, अब इकोसिस्टम सर्विस के बारे में आइए। इकोसिस्टम सर्विस ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोसिस्टम सर्विस कि इकोसिस्टम के कार्य क्या है, सेवा क्या है। तो इकोसिस्टम सर्विस जो होता है, इकोसिस्टम सर्विस
इकोसिस्टम सर्विस, ये पारिस्थितिक सेवाएं, ये पारिस्थितिक सेवाएं क्या होती है, पारिस्थितिक सेवाएं क्या महत्व अधिक है, क्योंकि इकोसिस्टम सर्विस जो है इसके अंतर्गत ही बाढ़ और वर्षा का नियंत्रण आता है, इसके अंदर ही न्यूट्रिशन साइकिल आते हैं, इसके अंतर्गत ही फर्टिलिटी जो होती है, सॉइल फर्टिलिटी में जो इंक्रीजमेंट होता है वो इसी के अंतर्गत आता है, फूड प्रोडक्शन है इसी के अंतर्गत आता है, और इसी इकोलॉजिकल सर्विस के अंतर्गत जो आता है वो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ के जो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है वो इकोलॉजिकल सर्विस है। तो हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सर्विस के अंदर अच्छा वायु का जो प्यूरिफिकेशन होता है, एयर का प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण भी होता है वो भी इकोलॉजिकल सर्विस के द्वारा ही होता है। तो ये इकोलॉजिकल सर्विस के तहत ही ये सारे सेवाएं आते हैं। इतनी बात हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है मेरे बच्चों, इसको याद रखना है और समय निकाल करके इसको पढ़ना है, सुनना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करने के लिए लिखना भी है। आप लोगों को एक और जानकारी हम दे रहे हैं कि PYQ जो हम 9वां बता चुके हैं, साल का बता चुके हैं, 18वां साल का बता चुके हैं, 19वां साल का बता चुके हैं, 9 से 18 में हम इसलिए चले गए, बीच का छोड़ दिया क्योंकि पैटर्न बदल गया। 9 में था आपको 11 क्वेश्चन शॉर्ट था, 22 नंबर का था, और 15 नंबर का उसके अंदर जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, जबकि 18 में ये बढ़ करके हो गया आपको जो 20 हो गया है ना। और फिर उसके बाद जो है ये 20 जो चल रहा है तो 10 क्वेश्चन पूछा जाने लगा, और लॉन्ग के जो हो गया वो 20 नंबर का 15 नंबर का हो गया तो 3 क्वेश्चन पूछा जाने लगा, और ऑब्जेक्टिव बढ़ करके 35 हो गया। तो इसलिए हमने पैटर्न को के हिसाब से आपको 9 का बता चुके हैं और 18 का बता चुके हैं, 19 का बता चुके हैं। अब मैं पहले ये जो चैप्टर का सीरीज है जो एनसीईआरटी बुक से 1 से लेकर 16 चैप्टर का वन शॉट हम आप लोगों को बताएंगे, जिसमें मैं 14 चैप्टर का बता चुका हूँ, 2 चैप्टर और बाकी है वो भी मैं बताऊंगा 15 और 16। इसके बाद मैं जो PYQ है वो PYQ हम आपको बताएंगे, जो 19 बता चुके हैं हम 20 भी बताएंगे, 21 भी, 22 भी, 23 भी, 24 भी, 25 तक का हम आपको जानकारी दे देंगे, उसका आंसर हम बता देंगे, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से बैलेंस हो जाए और हमारे बच्चों को बोर्ड में कोई भी ऐसा प्रश्न न आए जो बता सके कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं पूरी जानकारी अपने बच्चों को देना चाहता हूं बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के पैटर्न पर। आप लोग इसको ध्यान से सुने और मन लगा करके पढ़ें, ठंड से बचते हुए पढ़ें, ठंड की परवाह करते हुए बचें और उसकी तैयारी भी करें। ठंड चूंकि मौसम है ठंड का, ये रहेगा अभी, और आप लोग बताएंगे कि आपके इलाका में कैसा ठंड है। मेरे यहाँ तो बहुत कड़ाके का ठंड है भाई, बहुत ठंड। और इस कड़ाके की ठंड में हम अपने बच्चों के लिए समय निकाल करके हम YouTube के माध्यम से अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हम ये जानकारी दे रहे हैं, ताकि घर बैठे मेरे बच्चे जिसकी तैयारी ऑफलाइन में या ऑनलाइन में अच्छी नहीं हो सकी होगी, किसी कारणवश कई तरह की समस्याएं हमारे बच्चों के बीच आते रहते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कम समय में एक संजीवनी बूटी के तरह से हम इसको आपके बीच में भेज रहे हैं। आप इसका पूरा से पूरा लाभ इसका उठाइए और अपने भी उठाइए और अपने साथियों को भी इसको शेयर करके बताइए कि अहमद सर का वीडियो है, अहमद सर का टॉपिक है, अहमद सर के द्वारा बताया गया है, ताकि आपके साथ साथ उन बच्चों को भी लाभ मिल सके और अच्छा काम हो सके। और कहीं से भी आपको 1 से लेकर के या इस 14 चैप्टर तक में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम बनता हो तो आप कमेंट करें, हम उसका भी आंसर भेज देंगे आपको। बिल्कुल, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप जितना फायदा उठा सकते हैं आप YouTube चैनल के माध्यम से आप फायदा उठाइए और अपने रिजल्ट को बेहतर कीजिए। आपका बेहतर रिजल्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी सफलता, आपकी कामयाबी ही मेरी कामयाबी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।